हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, जब भी हम अपनी यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपनी यूपीएससी की जर्नी को अच्छे ढंग से स्टार्ट करें। जब मैं बोलता हूँ अच्छे ढंग से, इसका मतलब है कि हम अच्छे से समझें कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, किस तरह से हम इस एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं, ताकि जो हमारा एक टाइम है ना, जो कि बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है, वो हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने में वेस्ट ना करें जहाँ पर जो यूपीएससी के लिए जो रेलेवेंट ना हो। तो समझना इसलिए ज़रूरी है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, और डिमांड कैसे समझ आती है, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिलेबस होता है उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं यही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बीइंग अ बिगिनर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप पूरा का पूरा सिलेबस समझ सकते हो, ताकि जो भी चीज़ें हम पढ़ें वो बहुत रेलेवेंट हो और हमारे यूपीएससी की जर्नी में हमें आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करे। देखो, होता क्या है, आप सभी जानते हो कि यूपीएससी के टोटल 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस एंड देन थर्डली इंटरव्यू। अब अगर हम बात करें 2023 के एग्ज़ाम की, तो आप एक चीज़ नोट करो कि प्रीलिम्स अगले साल 28 मई को है, ठीक है, और मेंस उसके बाद अराउंड 15 सितंबर से है 2023 में, राइट। तो एक चीज़ आप नोटिस करो, अगर हम मान लीजिए कि अभी हम अगस्त की स्टार्टिंग में हैं, तो कहीं ना कहीं दिसंबर तक, यानी कि न्यू ईयर तक, 31 दिसंबर तक नियरली 5 महीने हमारे पास यहाँ पर हैं। एंड फिर नेक्स्ट ईयर 2023 के 5 महीने हमें अप्रॉक्सीमेटली और मिलेंगे, यानी कि टोटल हमारे पास 10 महीने का टाइम है टुवर्ड्स प्रीलिम्स। तो इस 10 महीने में हमें कोशिश करनी है अच्छे से पढ़ने की। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लगभग 3 से 3.5 महीने का गैप है। तो एक चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हो कि 10 महीने में तो मुझे डेफिनेटली प्रीलिम्स का पढ़ना ही है, इसके अलावा मुझे मेंस का एस्पेक्ट भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे 3 से 3.5 महीने के अंदर अगर आप पूरा मेंस का सिलेबस पढ़ने जाओगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ज़रूरी क्या है कि आप प्रीलिम्स और मेंस को अभी साथ में लेके चलो, क्योंकि अभी 10 महीने हैं हमारे पास। तो 10 मंथ्स के अंदर हम डेफिनेटली अच्छे से अगर चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करके चलें तो डेफिनेटली 10 महीने के अंदर हम इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया स्टेजेस ऑफ एग्जाम के बारे में। अब मैं थोड़ा आपको सिलेबस के साथ रूबरू करवा देता हूँ। देखो, बात करें अगर प्रीलिम्स की, तो आप जानते हो कि प्रीलिम्स के अंदर टोटल 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज से रिलेटेड एंड सेकंड होता है सी सेट से रिलेटेड। तो सी सेट पे आएंगे, पहले GS1 का, दैट इज प्रीलिम्स पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जैसे बोलते हैं ना कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर्स इस एस्पेक्ट में यहाँ पे फिट हो जाते हैं कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नेशनल इंपॉर्टेंस की हो या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हो वो हमें पढ़नी पड़ेंगी। उसके साथ ही हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है जी। तो हिस्ट्री के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री आ गया, मेडिवल हिस्ट्री आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री आ गया। ये 3 मेजर हैं। इसके अलावा भी देखो हिस्ट्री होती है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, बट यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री कॉरस्पॉन्डिंग प्रीलिम्स में बहुत ही रेयरली पूछी जाती है, वो कॉरस्पॉन्डिंगली मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके साथ ही पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पे भी बहुत रेयरली कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बट अदरवाइज एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये 3 मेजर हिस्ट्री होती हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ ही इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स आ गए, फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। ठीक है जी। साथ ही साथ बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर ये कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर अगर आपको इनकी फर्दर बाइफर्केशन देखनी है तो आप डेफिनेटली इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ चेक करो। रीजन बीइंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें एक तरह की गाइडिंग लाइट की तरह एक्ट करते हैं। हमें पता लगता है कि यूपीएससी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यहाँ इकोनॉमिक्स का पोर्शन आ जाएगा हमारा पूरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया और बाकी चीज़ें। उसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखो, आप जानते हो कि पिछले कुछ सालों से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के स्टैटिक क्वेश्चन को तो समझना ही समझना है, उसके साथ ही जो जो चीज़ें करंट अफेयर्स के साथ लिंक्ड है ना, उनको भी पढ़ना है। ठीक है। इनफैक्ट ना, देखो, बात करूं, जो भी हमने चीज़ें ऊपर पढ़ी, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, इनके स्टैटिक कंपोनेंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। उसके साथ ही साथ इनके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें न्यूज़ में आ गई वो डेफिनेटली हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उन पर खास फोकस करते हुए उन चीज़ों को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन है, अब इन्फ्लेशन एक स्टैटिक टॉपिक है, हम स्टैटिक में भी उसको डिस्कस करते हैं, पर अभी क्योंकि इन्फ्लेशन बार बार न्यूज़ में आ रहा है, आरबीआई कुछ मेजर्स ले रही है, यूएस का सेंट्रल बैंक कुछ मेजर्स ले रहा है, तो इन्फ्लेशन रोज न्यूज़ में आ रहा है, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आना एक काफ़ी प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है। तो इन चीज़ों को आपको खास ध्यान देना है।
उसके साथ ही जनरल साइंस। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इनिशिएटिव्स पता होने चाहिए, किस तरह की नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, उनके क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, या उनके पीछे की क्या बैकग्राउंड स्टैटिक नॉलेज चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के अंदर, यानी कि जो प्रीलिम्स का पहला पेपर है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। उसके साथ ही बात करें सेकेंड पेपर की, जो कि होता है सी सेट से रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं? देखो, एक तो आता है इंग्लिश से रिलेटेड, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं हमारा एक तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक्स, साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमें देखने को मिलता है, राइट। और बाकी जो रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हो, पर मेजरली आप इनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। तो आई होप पहले तो आपको ना प्रीलिम्स का क्लियर हुआ होगा कि प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। अब हम डिस्कस देखो मेंस का भी करेंगे, और मेंस के हम जो डिफरेंट डिफरेंट जीएस पेपर्स होते हैं मैं उनको भी समझाऊंगा कि उनके अंदर कौन से टॉपिक्स होते हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट देखो कहीं ना कहीं क्या होता है कि यूपीएससी का जो पूरा ओवरऑल सिलेबस है ना वो काफ़ी वाइड हो जाता है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है, राइट। और हमें फिर उस हिसाब से हमारी प्रेपरेशन भी अच्छे से करनी चाहिए। और ये अगर बेहतर पता क्या होता है कि आप एक प्रेपरेशन एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ करो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो आपके चीज़ों को पढ़ने में के लिए, और आप वही चीज़ें पढ़ो जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज की जरूरत होती है ताकि आप चेक कर पाओ कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो क्या उनको आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। तो ये सारे कहीं ना कहीं छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। एंड हमारी ओनली इस टीम का हमेशा यही कोशिश होती है कि ये सारी चीज़ें आपको हम हेल्प कर पाएँ इस चीज़ के अंदर। और इसी वजह से हमारी टीम की तरफ से डिज़ाइन किया गया है प्रारंभ कोर्स। प्रारंभ कोर्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो इस कोर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको मिलेगा क्लासरूम फीचर्स, जहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करवा दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। ठीक है, ये ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। उसके साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज। देखो जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड हमें पढ़ना चाहिए, तो प्रीलिम्स के टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेंगे जहाँ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर राइटिंग भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी, राइट। उसके अलावा क्या स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे और फीचर्स जैसे सी सेट की क्लासेस होगी, डाउट सेशंस हो गए, एंड बाकी आप जो भी एस्पेक्ट कंसिडर कर सकते हो ना कि यूपीएससी को आपको हेल्प करने में बेसिकली यूपीएससी की जर्नी में आपको हेल्प कर सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड हैं। तो जो प्रारंभ बैच है ना वो आपका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी यूपीएससी रिलेटेड जो भी क्वेरीज हों, जो भी डिफिकल्टीज आपको फेस हो रही हैं उसके लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हो, या फिर इस मेल पे भी आप कहीं ना कहीं अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हो। आई एम वेरी श्योर कि ये पर्टिकुलर बैच आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलते हैं आगे एंड डिस्कस करते हैं भैया कि मेंस में कौन कौन से हमें पेपर्स होते हैं एंड कैसे उनको हमें टैकल करना चाहिए। देखो सबसे पहला, जैसे मैं बता रहा था ना कि 15 सितंबर 2023 यानी कि आज से नियरली 13 महीने बाद, ठीक है, आपका मेंस होगा जो 2023 का अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो तब देखो पहला पेपर होता है सबसे पहले एसए का पेपर। अब एसए का पेपर देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग भी यूपीएससी ने हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि कैंडिडेट्स को मल्टीपल टॉपिक्स पे एसए लिखने पड़ेंगे। तो जनरली देखो होता क्या है एसए के पेपर में, टोटल हमारे पास ना 2 सेक्शंस आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। एक यहाँ से चूज करना होता है, एक यहाँ से। तो यानी कि ए सेक्शन के अंदर ना हमें यहाँ से 4 एसेस दिए होते हैं, उन 4 में से एक चूज करना होता है। सेम चीज़ होती है सेक्शन बी के साथ, यहाँ पर भी 4 एसेस दिए होते हैं, उसमें से कोई एक लिखना होता है। तो यानी कि टोटल 2 एसेस हमें यहाँ पे लिखने होते हैं, एक पार्ट ए से और एक पार्ट बी से। तो ये मीनिंग होता है कि मल्टीपल टॉपिक्स पे ऐसे लिखने पड़ेंगे। और देखो जनरली अगर आप पिछले 1-2 साल का ट्रेंड फॉलो करो तो बहुत सारे फिलोसफिकल एसेस हमें देखने को मिले हैं। उसके थोड़ा सा अगर पहले चलें तो और डिफरेंट टाइप से कुछ हमें इकोनॉमी के ऊपर भी एसेस देखने को मिलते हैं, सोसाइटी के ऊपर भी मिलते हैं, और भी वेरियस डिमेंशंस हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी 1-2 एसेज आ चुके हैं। तो इस तरह से मल्टीपल डिमेंशंस के ऊपर आपको कवर करने होंगे। बट पिछले 1-2 साल का अगर ट्रेंड लेके चलें तो थोड़ा फिलोसफिकल एसेस की जो पोर्शन है, जो उनका वेटेज है, वो थोड़ा बढ़ गया है। इसके साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्या ध्यान में देना है कि वी आर राइटिंग क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम उसको जो हमारा टॉपिक होता है उससे डिविएट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, तो हमने कई बार क्या काफ़ी स्टूडेंट्स गलती पता क्या करते हैं कि वो प्राइमरी एजुकेशन पे नहीं लिखते,
उनको एजुकेशन का उन्होंने ऑलरेडी कंटेंट तैयार किया होता है, तो वो एजुकेशन के सारे डिमेंशंस को कवर करने लग जाते हैं, जबकि फोकस किस पे था क्वेश्चन का, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। तो ये चीज़ें ध्यान में देनी होती हैं कि जो हम लिख रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए टू द टॉपिक ऑफ द एसे, और हम वो लिखें जो पूछा गया है रेदर देन जो हमें पता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर, सामने वाले को पढ़ने में, देखो जब भी कोई चीज़ स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करी जाती है ना, तो उसको सामने वाले को पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा देखो अभी हम डिस्कस भी करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 टू पेपर 4 को, उसके अंदर से बहुत सारा कंटेंट ऐसा होगा जो आप अपने एसेस में यूज़ कर पाओगे। जैसे कि हो सकता है कुछ एथिक्स की कुछ थ्योरीज हो, या एथिक्स के कुछ थिंकर्स हो सकते हैं, एथिक्स में से कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं। उसी तरह से इकोनॉमी का कुछ एस्पेक्ट हो सकता है, गवर्नेंस का कुछ एस्पेक्ट हो सकता है, पॉलिटी का कुछ एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ये सारे हमारे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और पेपर 2, 3, 4 के अंदर हम पढ़ते हैं। उन चीज़ों को आपको ऐसे में यूज़ करना है। बस फ़र्क ये है क्या कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन कर रखी है, जो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखी है, उनको करना होता है, ठीक है। तो जितनी आप यहाँ पे एसेस की प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा, जितने आप आंसर्स लिखोगे एसेस का कॉरस्पॉन्डिंग, उतना ओवर द टाइम आप इसके अंदर इंप्रूव करते रहोगे, गिवन द फैक्ट कि आपने इन कंडीशंस को अपने दिमाग में रखा है, ठीक है जी। ये हो गया पहला पेपर ऐसे का। फिर चलते हैं आगे। अगला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का। इसको ज़रा समझते हैं। देखो अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक हो गया क्या, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है जी। उसके साथ ही एक पोर्शन आता है हिस्ट्री के ऊपर, और फिर फर्दर एक पोर्शन आता है रिगार्डिंग ज्योग्राफी, एंड लास्टली एक पोर्शन आता है रिगार्डिंग सोसाइटी। तो ये 4 मेजर पोर्शन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको फर्दर बताऊं, ठीक है ना, इवन आप ना हेरिटेज और कल्चर को हिस्ट्री के साथ ही रिलेट कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकली जो आर्ट एंड कल्चर वाला कंपोनेंट है वो भी तो हिस्ट्री से ही मतलब उसके साथ ही लिंक्ड है, इसको अलग से तो नहीं देखा जा सकता। तो मैं इसको ना क्या करता हूँ, एक सिंगल कैटेगरी में ही मान लेता हूँ। तो 3 कैटेगरी बनी, एक हिस्ट्री की कैटेगरी, एक बनी ज्योग्राफी की कैटेगरी, और तीसरी बनी सोसाइटी की कैटेगरी। अब देख लेते हैं कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के अंदर इनकी क्या वेटेज है। तो देखो अगर बात करें 2021 के एग्ज़ाम की, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नियरली 40 से 42% के बीच में ज्योग्राफी का वेटेज था, 30% के करीब हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस थी, एंड सोसाइटी की 28%। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो कि तीनों को काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज दिया है, पर ऑल दो ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें इस पर्टिकुलर कंपोनेंट जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के अंदर देखने को मिलती है। उसी तरह हिस्ट्री 30% एंड सोसाइटी 28%। एक एक करके ज़रा इनका सिलेबस समझते हैं कि इनके अंदर फर्दर सिलेबस में क्या चीज़ें बता रखी हैं। देखो बात करें अगर हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री के अंदर क्या दे रखा है, तो पहला कंपोनेंट है जो बता रहा था ना मैं आपको, इंडियन कल्चर, वो जो हेरिटेज एंड कल्चर वाला एस्पेक्ट था, तो वो यही है, इंडियन कल्चर, जहाँ पर डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ठीक है, फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो सारे के सारे डिफरेंट एंशियंट के भी कवर हो गए, जैसे वैदिक टाइम्स का कवर हो गया, इंडस वैली का, फिर कॉरस्पॉन्डिंगली मेडिवल के अंदर दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल पीरियड हो गया, और भी बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट और उस टाइम पे थे ना, उनके भी एम्पायर्स का कवर करना होता है, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली फिर मॉडर्न टाइम्स का भी हमें इंडियन कल्चर कवर करना होता है। उसके साथ ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है जी। हम ये सारी चीज़ें, देखो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर ना हिस्ट्री का अच्छी बात पता क्या है, हमने ये ज़्यादातर चीज़ें प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ी होती हैं, और यही सिमिलर चीज़ें एक्सेप्ट एक दो, जैसे अब थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस कह लो या वर्ल्ड हिस्ट्री कह लो, इनको छोड़ के बाकी मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट हमने प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। इसीलिए मैं बता क्या रहा था कि आप इंटीग्रेटेड स्टडी करो प्रीलिम्स और मेंस की, ठीक है ना। अगर ये सारी देखो चीज़ें रिपीट होंगी, एक बार प्रीलिम्स के लिए तो आपने करी ही करी, उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग आपने जो नोट्स बनाए होंगे ना, वो आपको मेंस में भी हेल्प करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमिलर सिलेबस है, ठीक है जी। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी डिफरेंट हमारी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट इवेंट्स हो गया, इवेंट्स का मतलब जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 था, तो एक लैंडमार्क इवेंट था। उसी तरह से कुछ पर्सनैलिटी, जैसे गांधी जी के ऊपर लगभग हर साल ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन बस बदल जाता है, बाकी सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी के ऊपर। कई बार पर्सनैलिटीज़ के बीच में कंपैरिजन हो जाता है, जैसे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी का देख लो, ठीक है। ऑल्दो इनका एक तरह से कह लो कि इन्होंने मीन्स थोड़े अलग अलग थे दोनों के, बट इन द एंड मतलब काफ़ी एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते थे। तो इस तरह के कई बार इश्यूज पूछ लिए जाते हैं कि पर्सनैलिटीज़ के बीच में कंपैरिजन, उसके साथ ही डिफरेंट लोगों ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कॉरस्पॉन्डिंगली इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही फिर आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ठीक है जी, कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे लैंड रिफॉर्म्स हो गया,
या और जो इश्यूज कहीं ना कहीं हमने फेस करे थे उनको कैसे टैकल किया। इवन जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे एक और क्वेश्चन आया था कि जय जवान जय किसान के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर और स्पेशली 18th सेंचुरी के बाद की वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके अंदर क्या आ गया, जैसे आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, डीकोलोनाइजेशन आ गया, आपकी जो वर्ल्ड वॉर 1 था, वर्ल्ड वॉर 2 था, या और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए ना वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमें यहाँ पे हिस्ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ने। थोड़ा सा ना इसकी वेटेज देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए हिस्ट्री के। आर्ट एंड कल्चर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इन चारों की ज़रा इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखो, बात करें अगर मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आप एक चीज़ रियलाइज़ करो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पिछले साल जैसे 40 मार्क्स का पेपर आया, उसी तरह से किसी साल 25 था, 50 था, 65 था। तो यानी कि 40-50 नंबर के आसपास का यहाँ से पेपर आता है। किसी साल ऑब्वियसली कम भी होता है, किसी साल थोड़ा ज़्यादा भी होता है, बट कहीं ना कहीं 40 नंबर के आसपास या 50 नंबर के आसपास यहाँ पे आता है। उसके साथ ही ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर का देखो, किसी साल 50 नंबर का भी आया है, बट जनरली 10 मार्क्स का भी था बीच में। तो कहीं ना कहीं 20-25 मार्क्स के आप ऑन एन एवरेज देख सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर से आता है। उसके साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री, लगभग कंसिस्टेंटली हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, कभी 15 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का। बीच में देखो एक साल नहीं भी आया, बट मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि यहाँ से इतना यहाँ से आता है। उसी तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से 2021 में एक क्वेश्चन आया, उसके 4 साल पहले यहाँ पे से क्वेश्चन नहीं आया। तो जब हम इस चीज़ को देखो, आप पढ़ोगे ना, जब मेंस के लिए आप इस चीज़ की तैयारी करोगे, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि मुझे किस पर्टिकुलर चीज़ पे कितना फोकस करना है। देखो, देख रहे हो ना कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ के जानी है मॉडर्न हिस्ट्री। हमेशा देखो टाइम का ना क्रंच रहता है हमारे पास, तो जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो उस हिसाब से आपको टाइम को मैनेज करते हुए वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो अच्छा रिवॉर्ड देके जाएं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए भी आप अच्छे से स्ट्रेटजाइज कर सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हमारे प्रेफरेंस ऑर्डर में थोड़ा पीछे होनी चाहिए, क्योंकि लगभग या तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, या अगर आएगा तो मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से। ठीक है, तो आई होप आपको ना ये हिस्ट्री की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा समझ आ गई होगी कि किस तरह से क्या इंपॉर्टेंट वेटेज है डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री के कंपोनेंट्स की। आगे चलते हैं, अगला कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं सोसाइटी के कॉरस्पॉन्डिंग। देखो, सोसाइटी का याद करो, मैंने कितना आपको वेटेज बताया था, अप्रॉक्सीमेटली 28%। अब सोसाइटी देखो ऐसा टॉपिक हो जाता है जिसका ना सिलेबस काफ़ी लिमिटेड है, और अगर आपने इसके सिलेबस के कॉरस्पॉन्डिंग अच्छे नोट्स को बना लिया ना, तो आपका काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे मैं थोड़ा सिलेबस इसका डिस्कस करूँ अगर सोसाइटी का, तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। आप जानते हो कि किस तरह से इंडिया की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी भी मल्टीपल चीज़ों पे है। मतलब हमारी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, हमारे क्लोथिंग पैटर्न में डाइवर्सिटी है, और भी डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इस तरह के हमें सेलिएंट फीचर्स को पढ़ना पड़ता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंट फीचर है। इस तरह से बहुत सारे सेलिएंट फीचर्स हैं, उनको आप एक तरह से लिस्ट बना सकते हो उनकी। उसके साथ ही आपको वुमेन हो गया, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहा है, पॉपुलेशन से क्या मेजर इश्यूज आते हैं, ठीक है ना, पॉवर्टी के रिगार्डिंग, अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें। और देखो, इनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको एसएस के अंदर भी काम आ जाती हैं। क्योंकि अगर आप देखो, हमने यूपीएससी में एसए के अंदर अर्बनाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन देख लिया है, वुमेन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, पॉवर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन द पास्ट। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोसाइटी के कंपोनेंट को अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो इसके और जगह पर भी आप इसके एडवांटेजेस कहीं ना कहीं देख सकते हो। और बात करें देखो किस तरह के क्वेश्चन सोसाइटी में से आते हैं, तो हर साल देखो सिमिलर थीम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक बार पूछ लेगा कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है, ठीक है ना, कई बार कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन आ गया, रीजनलिज्म पे, सेकुलरिज्म पे। तो ये जो सारे टर्म्स यहाँ पे मेंशन है ना, स्पेशली वो जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इनके रिगार्डिंग यूपीएससी इन्हीं के आसपास ही, इन्हीं को थोड़ा घुमा फिरा के इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं सोसाइटी के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट पे। तो आई होप आपको ना सोसाइटी कंपोनेंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तीसरा कंपोनेंट क्या है GS1 के अंदर, दैट इज ज्योग्राफी। अब मैंने आपको बताया था क्या कि ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर। अब इसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर आता है सबसे पहले वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी के सेलिएंट फीचर्स, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखो हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। जैसे मान लो कि ना, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर लो, तो वो सारी चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई, वो चीज़ें स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फ्रेड वेजनर,
फिर सारे जो प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें पढ़नी है। फिजिकल ज्योग्राफी में और डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे ओशनोग्राफिक हो या और डिफरेंट पार्ट्स, वो सारे कवर करने होंगे। ये प्रीलिम्स में भी आएंगे, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, जैसे कभी पेट्रोलियम का पूछ लेगा कि कहाँ पर होता है, या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या और इंपॉर्टेंट जो मिलते हैं हमें, उनके रिगार्डिंग यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा रिसोर्स हमें कहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा इनके पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री कहीं पे सेटअप हो रही है तो वो इंडस्ट्री वहीं क्यों सेटअप हुई, उसके पीछे के क्या रीजंस है। क्या वहाँ पे मार्केट अच्छी है, या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, या चीप लेबर हमें मिल गई, या ट्रांसपोर्ट अच्छा है, वहाँ पे कैपिटल की अवेलेबिलिटी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप जितनी अच्छी एग्जांपल्स दे पाओगे वो उतना मैटर करता है। इवन देखो बाकी जगह के अंदर भी, जैसे मैं हिस्ट्री की बात कर रहा था ना, या सोसाइटी की बात करी, तो जितने अच्छे आपके एग्जाम्पल्स होंगे, जितने अच्छे से आप उनको सब्सटेंशिएट कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। उसके अलावा जैसे कुछ एस्पेक्ट्स हो गए, मान लीजिए अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया, साइक्लोन हो गया, इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पर दो एस्पेक्ट आपको समझने जरूरी हैं। क्या? एक तो है कि अर्थक्वेक का जैसे मान लो कि प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, या अर्थक्वेक उन्हीं पर्टिकुलर रीजन एरियाज में क्यों आते हैं। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के साथ लिंक्ड है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट का, कि अच्छा भैया अर्थक्वेक आ गया है, अब इसको हैंडल कैसे करना है। क्या हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंदर क्या चीज़ें बोल रखी हैं, कैसे इसको मैनेज करना है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या एग्रीमेंट्स को साइन कर रखा है, एंड उसके अंदर क्या गाइडलाइंस हैं अर्थक्वेक को टैकल करने की, किस तरह से हम अर्थक्वेक को टैकल करने के लिए हमारी प्रेपरेशन क्या होनी चाहिए, अगर अर्थक्वेक अकर कर गया उस टाइम क्या करना है, फिर अर्थक्वेक हो जाने के बाद किस तरह से रिहेबिलिटेशन करना है। ये सारी चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलती हैं, जो कि क्या है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के अंदर भी डिस्कस करेंगे। पर देखो यहाँ पर जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, आप इनको इसके साथ रिलेट करके अगर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे प्रोसेस को एक ही बार में समझ लिया। ये समझ लिया अर्थक्वेक आता कैसे है, क्या रीजंस होते हैं, फिर हमने पढ़ लिया कि भैया अगर अर्थक्वेक आ जाएगा तो कैसे टैकल करना है। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आप होलिस्टिकली चीज़ों को कवर करने की कोशिश करोगे ना, कि सारी डायमेंशंस को चेक करने करोगे, तो दैट विल ऑलवेज हेल्प यू इन द एग्जाम। ठीक है। तो मल्टी फैसेटेड आंसर जो हम बोलते हैं ना, कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों आपने आंसर में लिखी हो, वो यहीं से आती हैं जब आपने 360 डिग्री में एक टॉपिक को पढ़ा है, उसको समझा है, एंड फिर उसके ऊपर आंसर राइटिंग भी उस हिसाब से कर रखी है। राइट। तो ये तो देखो जनरल स्टडीज पेपर 1। ठीक है। आई होप आपको सारे कंपोनेंट समझ आए होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज वेल एज सोसाइटी के क्या क्या हमारे पास सिलेबस में मेंशन्ड है। चलते हैं आगे जनरल स्टडीज पेपर 2 की तरफ। अब देखो अगर इसकी भी डिवीजन हम करने की कोशिश करें पेपर 2 की, तो एक तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे क्या, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, काफ़ी पेपर का काफ़ी वेटेज इसके लिए डेडिकेटेड है। उसके साथ ही एक कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है गवर्नेंस के रिगार्डिंग, एक कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है रिगार्डिंग सोशल जस्टिस, एंड चौथा कंपोनेंट है रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये 4 कंपोनेंट्स मेजरली हमें GS2 के अंदर देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं कि यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है। देखो यहाँ मैं जैसा बता रहा था, पॉलिटी की वेटेज सबसे ज़्यादा है। कितनी? 50%। आधा पेपर तो भैया लगभग पॉलिटी से ही हमारे पूछने को मिलता है, पूछते हैं मतलब। IR 20%, ये हर साल लगभग ना कंसिस्टेंट वेटेज है। जैसे 4-5 साल की मैं पिछले की बात करूं तो लगभग 20%, यानी कि अगर 250 मार्क्स का पेपर है ना, तो 250 में से 20% कितना हुआ? 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का पेपर लगभग हर साल IR से पूछा जाता है। गवर्नेंस के ऊपर कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पिछले साल 2021 में थोड़ा कम था, पर लगभग 10% के आसपास आप मान के चल सकते हो कि पेपर गवर्नेंस से आता है, और लगभग 20% के आसपास कहीं ना कहीं पेपर सोशल जस्टिस से देखने को मिलता है। ठीक है। थोड़ा बहुत देखो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी एक क्वेश्चन किसी से ज़्यादा पूछ लिया, किसी से कम, इतना थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें नहीं मतलब मानता कि यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें। देखो बात करें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, अभी बताया ना जैसे 50% वेटेज नियरली GS2 के अंदर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की है, तो इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके सिलेबस की बात करें तो देखो आप जानते हो जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, जैसे हम लक्ष्मीकांत के लिए पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं जो हमें प्रीलिम्स में हेल्प करती हैं, पर सिर्फ लक्ष्मीकांत के बेसिस पे आप मेंस नहीं कवर कर सकते। रीज़न बीइंग, देखो जैसे मान लो, अब मान लीजिए आपने प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत में से प्रेसिडेंट वाले चैप्टर को पढ़ लिया, या मान लीजिए गवर्नर वाले चैप्टर को पढ़ लिया। अब गवर्नर के क्या पावर्स होती हैं, किस तरह से काम करता है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, पर
गवर्नर को क्या इश्यूज फेस होते हैं, या फिर एज अ पोस्ट ऑफ द गवर्नर किस तरह से हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को क्या इम्पैक्ट है उसका, क्या चैलेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से कवर करनी होती हैं। और वो कैसे कवर कर सकते हैं, वो देखो जब हम इन चीज़ों को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करेंगे तब हम उन चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। इवन देखो आप में से कुछ लोग कंसिस्टेंटली मैं देख रहा हूँ कि जो सुमित सर के ना डेली एडिटोरियल डिस्कशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी एडिटोरियल में से कवर हो जाती हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप ना स्पेशली करंट अफेयर्स को पढ़ो तो आप ये सुमित सर जो डेली मंडे टू सैटरडे जो एडिटोरियल डिस्कशन करवाते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो उसके अंदर से बहुत सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो बाकी जो स्टैटिक के साथ आप उसको रिलेट करते हुए। ठीक है जी। तो इसके सिलेबस की बात करें, देखो सिलेबस के अंदर जैसे ना ये सारी चीज़ें आप जानते हो, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, ये सारे हमारे प्रीलिम्स के ही सिलेबस हैं, बहुत ही स्टैटिक पोर्शन हैं। पर उसके अलावा जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, इसकी पूरी एवोल्यूशन हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह से ये ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है। ठीक है ना, जैसे केशवानंद भारती में चलो बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, उसके पहले कैसे स्टोरी इवॉल्व हुई, किस तरह से ना शंकरी प्रसाद से चलते हुए गोलकनाथ वाला जजमेंट, फिर उसके बाद केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, इस तरह से पूरी आपको स्टोरी इसकी पता होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर मल्टीपल टाइम्स हमने क्वेश्चन देखा है। उसके साथ ही यूनियन के फंक्शंस, स्टेट के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नियरली जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लगभग हर साल हमने फेडरल स्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा ही देखा है। उसके साथ ही डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है, लोकल लेवल्स के ऊपर फाइनेंसिस का, ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है जिसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कैसे फॉलो होता है डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया। उसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का कंपैरिजन, जैसे इंडिया और ब्रिटेन का जो सिस्टम है कैसे डिफरेंट है, इंडिया और यूएस का सिस्टम कैसे डिफरेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर पूछे जाते हैं। उसके अलावा पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, इनमें से कुछ इश्यूज होंगे वो डिस्कस करने होते हैं। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है ना, इसकी कुछ एग्जांपल्स हमें पता होनी चाहिए प्रेशर ग्रुप्स के अलग अलग। उसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के कुछ सेलिएंट फीचर्स, इनमें क्या इश्यूज़ हैं, आरओपीए के अंदर क्या इश्यूज़ हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के रिगार्डिंग कि जैसे कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूछ लिया, या फिर और जो डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं उनका क्या कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का समझ आ गया होगा कि क्या क्या सिलेबस है एंड किस तरह से इसकी 50% नियरली GS2 के अंदर इंपॉर्टेंस है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ये हमारे लिए बन जाता है, राइट। उसके साथ ही देखो बात करें गवर्नेंस की, ठीक है जी। तो गवर्नेंस भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ऑल्दो 2021 में हमें कम मार्क्स देखने को मिले, पर थोड़ा सा मैं अगर आपको देखो इसका हिस्टोरिकल में जाऊँ थोड़ा, तो आप देखो 15 मार्क्स का पेपर 2021 में आया, पर उससे पहले 20 मार्क्स, 25 मार्क्स एंड 50 मार्क्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, राइट। तो नियरली आप मान सकते हो ना कि 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं जो गवर्नेंस से भी आ जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आपने इग्नोर नहीं करना। और इसका रीज़न पता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी हद तक रेपिटेड थीम्स पे आते हैं। मैं क्वेश्चंस नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नहीं, जो थीम्स होती हैं वो रिपीट होती हैं। और अगर आपने एक थीम को अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग अच्छा आंसर लिख कर आ सकते हो। उसी तरह से देखो सोशल जस्टिस भी हर साल 50 से 60 नंबर को देखने को मिलता है, एंड IR का जैसे मैं आपको बता रहा था हर साल कंसिस्टेंट है 50 मार्क्स, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे 15 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे 10 मार्क्स के, तो टोटल बन जाते हैं 50 मार्क्स, ठीक है। तो गवर्नेंस डिस्कस कर रहे थे, गवर्नेंस का सिलेबस भी देख लो। गवर्नेंस के अंदर क्या जाता है, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, ठीक है, सिटीजन चार्टर, ये सारी चीज़ें। और देखो ये सारी चीज़ें ना आपकी जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। बस ये हो सकता है कि थोड़ा आपका लिखने का ढंग बदल जाए, बट टॉपिक सिमिलर हैं कुछ जो गवर्नेंस के अंदर हमें जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में देखने को मिलते हैं एंड जो जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही साथ सिविल सर्विसेज का क्या रोल है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है ना। हम सभी सिविल सर्वेंट बनने, आप सभी लोग सिविल सर्वेंट बनने वाले हो फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि क्या रोल होता है, या फिर क्या इश्यूज़ हैं सिविल सर्विसेज को लेके, क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, एंड साथ ही NGOs हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट।
तो तीसरा कंपोनेंट है दैट इज रिगार्डिंग सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस में क्या आता है, देखो सोशल जस्टिस का भी सिलेबस काफ़ी कन्फाइंड है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे स्किल्स हो गया ना, ये सारी चीज़ें, फिर पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया। तो यहाँ पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये फिर से वही सिमिलर टॉपिक्स हैं जो आपको काफ़ी हद तक एसेस के अंदर भी हेल्प करेंगे कुछ डेटा कोड करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके साथ अलावा डिफरेंट हमारे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे कुछ हो सकता है कि वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स हों, ठीक है, या आपको इनके ना इश्यूज़ भी पढ़ने हैं कि वुमेन हमारे इंडिया में क्या इश्यूज़ फेस करती हैं एंड गवर्नमेंट क्या एक तरह से मेजर्स ले रही है, या फिर जो हमारे एल्डरली पीपल हैं, या फिर इवन आप ना वैसे सोच सकते हो कि जैसे SC ST ये पर्टिकुलर इनको क्या मतलब इश्यूज़ फेस होते हैं, ये सारी चीज़ें एंड गवर्नमेंट कैसे इनको टैकल करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। उसके साथ ही IR का सिलेबस एक बार अगर जानने की कोशिश करें, इंटरनेशनल रिलेशंस, देखो इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स के साथ लिंक टॉपिक है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना मेंस के अंदर, वो करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं कि क्या नया चल रहा है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्टैटिक के होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। इसकी देखो अगर बात करो, यहाँ पर क्या आ गया, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। इस साल के लिए देखो जैसे श्रीलंका काफ़ी न्यूज़ में है, इतना इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको पूछने की। उसके अलावा बायलेटरल रिलेशंस, रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स, ठीक है, साथ ही साथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो पॉलिसीज़ हो रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। इंडियन डायस्पोरा एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से 2020 में क्वेश्चन देखने को मिला था, डायस्पोरा का क्या रोल होता है, ठीक है जी। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनेस्को हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, या और भी डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट UN के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, राइट। तो आई होप आपको ना जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का कंपोनेंट भी समझ आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जब ना देखो आप चीज़ें पढ़ तो रहे हो, पर कहीं ना कहीं जब उनको आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर राइटिंग नहीं ना करोगे, आपके देखो मेंस में कम मार्क्स ही आएंगे। अगर मार्क्स को इंप्रूव करना है मेंस के अंदर, तो सबसे बड़ी ज़रूरत पता क्या है कि आंसर राइटिंग सीखो। रीज़न बीइंग, आंसर राइटिंग एक तो आपको बताएगी कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, साथ ही साथ आप अपने आंसर्स में किस तरह की वैल्यू एडिशन कर रहे हो, क्या आप प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है क्या आप उसको एड्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये सारे एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस के अंदर। आप किसी भी आप टॉपर का आप इंटरव्यू देख लीजिए, आपको ये सारे एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं मिलेंगे उनके आंसर्स के अंदर, जो कि इंश्योर करते हैं कि उनके मार्क्स थोड़े बाकियों के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर आए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने IDMP कोर्स लॉन्च किया हुआ है। देखो IDMP कोर्स में क्या होता है, यहाँ पर देखो आपको कुछ टेस्ट वीडियो लेक्चर्स तो मिलते हैं NCERT के कॉरस्पॉन्डिंग। उसके अलावा आपको डेली MCQs भी मिलते हैं, जिससे आपकी प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी हो जाए, साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग की भी तैयारी हो जाए। वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। तो यानी कि ना बेसिकली आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसको अगर आपने चेक करना है कि कैसे मैं उन चीज़ों को अच्छे से अप्लाई कर पा रहा हूँ, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, मतलब दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर, तो IDMP बहुत अच्छा कोर्स है आप सभी के लिए। कुछ डाउट्स हो आपके तो डेफिनेटली नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हो। बट ओवर द टाइम ही आपको ना देखो आंसर राइटिंग जो होती है वो ओवर द टाइम ही इंप्रूव होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज आंसर राइटिंग स्टार्ट करी और कल आप इसमें मास्टर बन जाओगे, नहीं, इसमें टाइम लगता है। बट मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंटली आंसर राइटिंग करते रहो, एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से कोशिश करो डेली लिखने की, तो ओवर द टाइम आपको ये आदत अच्छी बन जाएगी एंड डेफिनेटली आपकी आंसर राइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 3। अब देखो पेपर 3 के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो एक तो आ गया हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, इकोनॉमी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। और यहाँ पर ही मैं इसके अंदर एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी ना लगभग 3 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं, तो इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर कह लो। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, हमारा जो एनवायरनमेंट वाला एस्पेक्ट हो गया, इसमें बायोडाइवर्सिटी वाला एस्पेक्ट्स आ गए, साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी एंड लास्टली डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट थोड़ा पहले जिक्र भी किया था, फिर से देख लेंगे, बट बाकी ये सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। देखो इसमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आ गए, तो समझना इसलिए ज़रूरी है कि कितनी किसकी वेटेज है। तो देखो अगर मैं थोड़ी वेटेज को बताऊँ आपको 2021 के हिसाब से, तो आप एक चीज़ रियलाइज़ करो कि नियरली 40% वेटेज यहाँ पे इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर कंपोनेंट की है। तो डेफिनेटली GS3 के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन से देखने को मिलेगी। इंटरनल सिक्योरिटी 20%, हालांकि देखो ये देखने में छोटा लग रहा है कि 20% है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना,
ये टॉपिक्स या थीम्स कह लो, थीम्स काफ़ी लिमिटेड हैं यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। जैसे मान लो साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछ लिया, टेररिज्म के बारे में पूछ लिया, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछ लिया, इस तरह से कुछ लिमिटेड थीम्स हैं, उनके ऊपर ही बार बार यूपीएससी घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया ना, तो काफ़ी हद तक आप इसमें एक पॉसिबिलिटी रहती है कि अच्छा स्कोर करके आ सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर भी एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के अंदर। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी 16% का नियरली पेपर देखा गया 2021 में। एंड लास्ट इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को कंबाइन करके नियरली 24% का हमें पेपर देखने को मिला। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो मेंस में इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस। ठीक है, नियरली कभी 125 या 100 मार्क्स, मतलब इसके बीच में ही रेंज रहती है, 100 से 125 मार्क्स का पेपर फ्रॉम इकोनॉमी। तो इसको बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के बारे में कि किस तरह क्या सिलेबस दिया हुआ है हमें। देखो बात करें अगर इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अंदर देखो ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट, राइट, साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ना इंक्लूसिव ग्रोथ के, कि सबको मतलब कि सभी चीज़ों का डेवलपमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ जो पैरामीटर्स हैं, चाहे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्किल्स हो गया, जेंडर एम्पावरमेंट, एज वेल एज जो हमारा इन्वायरमेंट हो गया, इन सभी को ध्यान में लेने को ही तो क्या बोलते हैं एक तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, साथ ही साथ क्या इश्यूज़ हैं इससे रिलेटेड, गवर्नमेंट बजटिंग। अगर आप पिछले साल का पेपर दिखाओ तो एक क्वेश्चन इससे आया था कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के बीच में, राइट। उसी तरह से लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या हुआ है, ठीक है ना, एलपीजी रिफॉर्म्स आप जानते हो हमने लिए, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। एंड लास्टली इन्वेस्टमेंट मॉडल, जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल होते हैं वो आपको इकोनॉमी में कवर करने पड़ते हैं। उसके साथ ही देखो बात करें अगर एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में भी देखो कुछ हमें थीम्स देखने को मिलती हैं, हमें वो थीम्स अच्छे से कवर करनी ज़रूरी है ताकि ये इंश्योर कर पाएँ कि वो चीज़ें सारी कवर कर पाएँ। नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा दैट इज़ रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है ना, तो कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ में हमें देखने को मिलते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन, जैसे कि माइक्रो इरीगेशन आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो उसमें किस तरह से उसने जो हमारी वाटर की डिमांड्स हैं उसको कैसे इम्पैक्ट किया है, राइट। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में क्या दिक्कतें आती हैं, मार्केटिंग में, स्टोरेज में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। साथ ही साथ किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है एंड वो कॉरस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी फार्मर्स को हेल्प कर सकती है, ये इस पे आप इम्पैक्ट डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके साथ ही साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट, फार्म सब्सिडीज़, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप जानते हो काफ़ी ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर काफ़ी एक फार्म एजिटेशन भी हमने देखा था लास्ट ईयर, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। उसके साथ ही फूड सिक्योरिटी हो गया, बाकी सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग, ठीक है ना, तो मान लीजिए आपने जैसे किसान है, तो किसान ने कुछ चीज़ बना तो दी, पर उस पर्टिकुलर चीज़ से आगे उसको प्रोसेस किया गया, जैसे कि हमने जैम बना लिया, हमने चिप्स बना लिए, हमने सॉस बना ली, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, ये सारी आ जाती हैं फूड प्रोसेसिंग के अंदर, जहाँ पे वैल्यू एडिशन होता है। देखो और फ्यूचर के अंदर ना फूड प्रोसेसिंग काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होने वाली है। गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान दे रही है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर, एंड यूपीएससी के ऊपर भी, यूपीएससी ने भी बहुत ध्यान दिया है इस टॉपिक के ऊपर, बार बार क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है जी। देखो तो यूपीएससी में अगर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर की बात करें ना, तो डेफिनेटली स्टैटिक पोर्शन तो है ही है इंपॉर्टेंट, पर कहीं ना कहीं जो मुद्दे कहीं ना कहीं न्यूज़ में चल रहे हैं वो कैसे हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, हमारी जीडीपी को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं देखो जैसे हम मैंने आपको बताया ना कि सुमित सर के जो एडिटोरियल डिस्कशंस हैं उनको आप फॉलो करा कीजिए, डेफिनेटली वो सारे आपको करंट अफेयर्स में हेल्प भी कर रहे हैं। उसके अलावा भी देखो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारी टीम की तरफ से रन किए जाते हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी न्यूज़ दिस वीक, ठीक है ना, हर संडे को आपको इकोनॉमी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि जो इकोनॉमी के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स हैं उनको कैसे समझना है, कैसे आप इकोनॉमी को बेटर ढंग से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें संडे को इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग कवर करी जाती हैं। इसके साथ ही प्लेसेस इन न्यूज़ का है, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट। तो ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर कर लिए जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स के कॉरस्पॉन्डिंग हो या मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हो। तो आई होप आपको थोड़ा इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर का भी आइडिया लगा होगा कि कैसे इस चीज़ को बेटर टैकल किया जा सकता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट जब हम जनरल स्टडीज़ पेपर 3 की बात करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एक डायनेमिक टॉपिक है,
कुछ कुछ देखो नई नई चीज़ें होती रहती हैं, चाहे आप देख लो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, आईटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ये हर रोज़ देखो कुछ ना कुछ नया इसके रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती ही आ रही है। एंड यूपीएससी भी ना इनका अगर आप देखोगे तो बहुत फोकस रहता है यूपीएससी का इन चीज़ों की एप्लीकेशंस के ऊपर, ठीक है ना। सिलेबस दिखाऊं अगर देखो यहाँ पर भी स्पेसिफिकली मैंशनड है कि जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं किस तरह से उनका क्या एप्लीकेशंस हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो बायोटेक्नोलॉजी हुआ तो बायोटेक्नोलॉजी का पूछ लेगा अच्छा फार्मर की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ चुका है कि हेल्थ सेक्टर में कैसे ये इम्पैक्ट का कॉज कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से जो बाकी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बार बार न्यूज़ में आती हैं उनका किसी भी डायमेंशन पे एस्पेक्ट हमसे पूछा जा सकता है। तो ऑल्दो स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट है साइंस टेक्नोलॉजी का, पर जो मेजरली क्वेश्चन हमें मेंस में देखने को मिलते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स फोकस उनका ज़्यादा होता है। उसी तरह से आगे चलें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की तरफ, तो देखो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जब मैं बात करता हूँ तो ये भी आप मान के चल सकते हो थोड़ा डायनेमिक पोर्शन है। यहाँ पर भी जो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ के ऊपर, कुछ करंट अफेयर हैपनिंग के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक ही लाइन का सिलेबस मेंशन्ड है रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। बट कहीं ना देखो ऑल्दो सिर्फ एक लाइन का ही सिलेबस है, बट यहाँ पे इसका स्कोप बहुत बड़ा है। जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर आपने देखा क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई COP26, उससे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। या पोल्यूशन को रिलेटेड और कुछ नई चीज़ हैपनिंग होती है उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस एस्पेक्ट के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है जब मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंट की। उसी तरह से बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, मैं आपको ऑलरेडी सिखा भी चुका हूँ, ठीक है। इसका सिलेबस बस इतना ही दिया हुआ है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बट कहीं ना कहीं जैसे हमने डिस्कस किया था ना अर्थक्वेक के कॉरस्पॉन्डिंग, तो सारे डिफरेंट जो डिजास्टर्स होते हैं स्पेशली जो पिछले एक साल में काफ़ी न्यूज़ में रहे होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पूछा जा सकता है। जैसे लास्ट ईयर लैंडस्लाइड के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला था, अर्थक्वेक्स के ऊपर आ चुके हैं, वॉल्केनोस के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे वो जोग्राफिकल एस्पेक्ट से हों या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दोनों को इकट्ठा मिलकर पढ़ोगे तो थोड़ा बेहतर ढंग से समझ सकोगे। इवन जो मैं आपको प्रारंभ कोर्स बता रहा था ना उनमें भी हम डिस्कशंस थोड़ा इस तरह से ही अलाइन रखते हैं ताकि पूरा 360 डिग्री आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। अगर बात करें देखो नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार उनकी थीम्स बार बार रिपीट होती हैं। तो इसके अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म में लिंकेज, ठीक है, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हो गया, ठीक है, मीडिया का क्या रोल है, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक्स हैं। इस साल क्वेश्चन नहीं आया तो डेफिनेटली अगले साल क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से ना या तो एक साल हर साल आ रहा है क्वेश्चन या एक साल छोड़ के आ रहा है, तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं क्योंकि ये 4-5 टॉपिक्स ही हैं, कभी एक पे पूछ लेगा कभी दूसरे पे ऊपर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अलावा हमारी जो डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ठीक है जी, उनकी क्या मैंडेट है, किस तरह से उनके काम चल रहा है। स्पेशली अगर कोई सिक्योरिटी फोर्स मान लो न्यूज़ में आ जाती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी टेररिज्म तो डेफिनेटली एक इंडिया के लिए मेजर चैलेंज है। इसके अलावा भी जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था, ठीक है ना, नक्सलिज्म, अब तो थोड़ा चलो कम हो गया इसका इम्पैक्ट, बट पहले स्पेशली जब मैं बात करूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे तो काफ़ी एक मेजर इम्पैक्ट था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला भी था कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इस तरह से मतलब ये सारे एस्पेक्ट्स हमें कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को भी मिलते हैं। तो ये पर्टिकुलर सिलेबस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि इंटरनल सिक्योरिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है, राइट। तो ये हो गया जनरल स्टडीज़ पेपर 3। आई नो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के अंदर, बट कहीं ना कहीं अपने आप में डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलते हैं आगे पेपर 4, ठीक है, आखिरी पेपर है जनरल स्टडीज़ का। तो इसके अंदर देखो क्या होता है जनरल स्टडीज़ पेपर के अंदर, अगर मैं थोड़ा डिवीज़न की बात करूँ, यहाँ 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। देखो आप सभी जानते हो कि एथिक्स का पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इसमें 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला एक तरह का जो थ्योरी पोर्शन होता है एंड दूसरा उनका एप्लीकेशन दैट इज केस स्टडीज़ की फॉर्म में, राइट। इसकी देखो बात करूं क्या डिवीज़न रहता है, तो पेपर 4 के अंदर जो हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसका वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 52% है और लगभग उतना ही पोर्शन यानी कि 48% केस स्टडीज़, यानी कि आधा आधा पेपर मोस्टली होता है। नियरली 130 मार्क्स का पेपर यहाँ देखने को मिलता है एंड 120 मार्क्स का यहाँ पे। 6 केस स्टडीज़ 20 मार्क्स की 120 मार्क्स एंड यहाँ पे 13 क्वेश्चन इंटू 10 मार्क्स 130, ठीक है जी। तो इस तरह की कुछ ना होता है और कहीं ना कहीं 3 घंटे का टाइम मिलता है पूरे पेपर को करने में, तो बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि पेपर को कंप्लीट किया जा पाए।
नॉट ओनली इन GS4 बट बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी सेम ही सिचुएशन होती है। थोड़ा इसका सिलेबस देखें। देखो सिलेबस के अंदर एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, और साथ ही साथ ना यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स आपको मिलती हैं, जैसे कि फैमिली का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है आपके अंदर वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स कोट करने पड़ेंगे, जैसे मान लीजिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना, कितने उनके पर्टिकुलर फैमिली का, उनकी सोसाइटी का या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। उसी तरह से कुछ और लोग भी थे, ठीक है ना, जैसे ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल दे सकते हो, वो भी काफ़ी पढ़े लिखे थे, ठीक है ना। ओसामा बिन लादेन वॉज उन्होंने भी मतलब ही वॉज अ वेल रेड पर्सन, बट कहीं ना कहीं उनमें वैल्यूज़ की कमी थी, अच्छी वैल्यूज़ नहीं थी, एंड उस वजह से वो किसी और डायरेक्शन में चले गए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि इंसान अपनी लाइफ में कहाँ जाता है। उसके साथ ही साथ ये कुछ टर्म्स हैं जैसे ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, इंटीग्रेटेड, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, टॉलरेंस, कंपैशन, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इन सभी के आपके पास वेल डिफाइंड मतलब प्रॉपर डेफिनेशन इनकी होनी चाहिए। काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इनके रिगार्डिंग पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस का पूछ लिया जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर है क्या, किस तरह से आप इसको अपने सिविल सर्विसेज के अंदर अप्लाई कर पाओगे। तो डेफिनेटली अगर आपके कुछ ना अच्छी डेफिनेशंस होंगी, कुछ अच्छे एग्जांपल्स होंगे, कुछ अच्छी आपने ना लिखा होगा कि कहाँ पर ऐसे किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है एग्जाम के अंदर। उसके साथ ही कुछ मॉरल थिंकर्स का रोल, फिलोसफर्स का रोल, चाहे इंडिया से हो वर्ल्ड से हो, क्या रोल रहा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके अलावा लॉज, रूल्स, और साथ ही कैसे डिफरेंस करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। एथिक्स और लॉज में क्या डिफरेंस है, एथिकल गवर्नेंस क्या होती है, इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जब याद करो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में आपका डिस्कस कर रहा था ना, तब भी कुछ एस्पेक्ट्स मैंने टच किया था, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे ओवरलैप हमें देखने को मिलता है पेपर 2 और पेपर 4 के अंदर। उसके साथ ही सिटीजन चार्टर हो गया, ठीक है जी, करप्शन के क्या चैलेंजेस होते हैं, सर्विस डिलीवरी की क्या क्वालिटी है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें केस स्टडीज़ देखने को मिलती हैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जनरल स्टडीज़ पेपर 4। तो आई होप आपको जनरल स्टडीज़ पेपर 4 भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ का क्या सिलेबस है एंड कैसे इसको हमें टैकल करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है ना, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया क्योंकि पूरा डिटेल डिस्कशन हमने किया, पर थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर देता हूँ। देखो, प्री प्लस मेंस पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर क्या करनी है हमें, इंटीग्रेटेड स्टडी। ये कौन से टॉपिक्स हैं, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना, याद करो हमने पढ़ा था जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी, एंड प्रीलिम्स में तो है ही है। इकोनॉमी GS3 के लिए, पॉलिटी GS2 के लिए, ज्योग्राफी GS1 के लिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए, आर्ट एंड कल्चर पेपर 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल स्टडीज़ पेपर 3, IR एंड ऑर्गेनाइजेशन जनरल स्टडीज़ पेपर 2। उसी तरह से इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये चलो आप इकोनॉमी के साथ ही रिलेट कर लो, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली करंट अफेयर्स एंड मॉक टेस्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस के एस्पेक्ट हो। इसके अलावा मेंस के अंदर देखो ऑप्शनल, ठीक है ना, ऑप्शनल का डिस्कशन नहीं किया क्योंकि सभी सब्जेक्ट मतलब सभी लोगों का अलग अलग ऑप्शनल हो सकता है, तो ऑप्शनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस का, ठीक है। देखो प्रीलिम्स यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्टडी तो है ही है, इसके अलावा वाले टॉपिक्स बता रहा हूँ। अलावा के अंदर ऑप्शनल हो गया इंडियन सोसाइटी जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के अंदर, एथिक्स का अलग से पेपर है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी हमने डिस्कस किया, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ऐसे का अलग से पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट जनरल स्टडीज़ पेपर 3, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली इन सभी चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है, मॉक्स देने हैं, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आप मेंस के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाओ। एंड जब एग्जाम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें टैकल करने की पड़े तो आप उस टाइम डरो मत, अच्छे से टाइम को मैनेज करो, प्रॉपर अच्छे आंसर्स लिखो, अच्छे एग्जाम्पल्स लिखो, अच्छा डेटा होना चाहिए आपके पास, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। तो आई होप आपको पूरा डिटेल्ड में सिलेबस समझ आया होगा कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, एंड कैसे हमें ये सारी चीज़ों को टैकल करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक आइडिया लगा होगा कि कैसे अप्रोच करना है, साथ ही साथ इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।